स्टडीइंग एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा मैं डीएनए डुप्लीकेशन को डीएनए रेप्लिकेशन भी कहते हैं और हिंदी में डीएनए द्विगुणन और डीएनए पुनरावृत्ति के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि डीएनए डुप्लीकेशन को एक्सप्लेन करने वाले दो साइंटिस्ट थे, पहला मेसेल्सन और स्टेहर्स और सेकंड वाटसन और क्रीक। लेकिन डीएनए डुप्लीकेशन को सबसे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेड किया उस साइंटिस्ट का नाम है वाटसन और क्रीक, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं डीएनए डुप्लीकेशन का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मेसेल्सन और स्टेहर्स का। तो डीएनए डुप्लीकेशन है क्या चीज? तो याद रहे एक डीएनए से तो नए डीएनए का बनना ही डीएनए डुप्लीकेशन है। और डीएनए डुप्लीकेशन को देने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट मेसेल्सन और स्टेहर्स का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो मेसेल्सन और स्टेहर्स ने अपना एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि डीएनए डुप्लीकेशन की प्रोसेस जो होती है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से कंप्लीट होती है। व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड? सेमी कंजर्वेटिव मेथड को हम लोग हिंदी में अर्ध संरक्षी विधि कहते हैं। इसका मतलब ये था कि हर जनरेशन का 50% डीएनए जो होती हैं उनके न्यू जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं। हर पीढ़ी का 50% जो डीएनए है उनके न्यू जनरेशन में क्या होती हैं? ट्रांसफर होती हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर 100 का 50% 50 है, 50 का 50% 25% है और 25 का 50% 12.5 है। अगर किसी जनरेशन का 100% डीएनए है तो उस नेक्स्ट जनरेशन में जो डीएनए ट्रांसफर होगी तो 100 का 50%, 50 का 25% और 25 का 12.5, मतलब हर जनरेशन में देखिए 50% डीएनए जो होती हैं उनके न्यू जनरेशन में ट्रांसफर हो रही हैं। कहने का मतलब अगर मेरे पास 100% डीएनए है तो मेरे 100% का 50% डीएनए मेरे बच्चों में ट्रांसफर होगा और मेरे बच्चों का 50% डीएनए जो होती हैं उनके बच्चों में ट्रांसफर होगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो देखिए सबसे पहले मेसेल्सन और स्टेहर्स ने ये प्रूव किया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड से डीएनए डुप्लीकेशन संभव है। लेकिन याद रहे अपना यह एक्सपेरिमेंट किसमें किया? तो मेसेल्सन और स्टेहर्स ने अपना यहाँ एक्सपेरिमेंट किया ई कोलाई बैक्टीरिया में। किसमें किया? ई कोलाई बैक्टीरिया में किया। और ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को ऐसे कल्चर मीडिया में ग्रो किया गया जहां पर N15 था। व्हाट इज N15? तो इट इज अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, मतलब N15 जो होती है और नाइट्रोजन की भारी समस्थानिक है। इस कल्चर मीडिया में नाइट्रोजन 15 के भारी समस्थानिक हैं और इन्होंने क्या किया? ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को इस कल्चर मीडिया में रख के ग्रो कराया। अब कब तक ग्रो कराया? जब तक इसके नॉर्मल डीएनए में N15 का समावेश ना हो जाए, मतलब इनके डीएनए के दोनों स्ट्रिंग में N15 ना आ जाए, तब तक इसको कल्चर मीडिया में रख के ग्रो कराया गया। और जैसे ही इनके डीएनए में N15 का समावेश हुआ, N15 जब एक्यूमुलेट हो गया तो इस N15 युक्त डीएनए को यहां से निकाल के ऐसे कल्चर मीडिया में ट्रांसफर किया गया जहां पर N14 था। व्हाट इज N14? तो इट इज अ लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के क्या है? हल्के समस्थानिक हैं। और नाइट्रोजन के हल्के समस्थानिक युक्त कल्चर मीडिया में N15 युक्त डीएनए को रख के ग्रो किया गया। इसके बाद क्या किया गया कि सबसे पहला सैंपल लिया गया 20 मिनट में। अब 20 मिनट में सैंपल क्यों लिया गया? तो हर बैक्टीरिया जो होती हैं 20 मिनट में अपनी कॉलोनी को डबल करती हैं। तो 20 मिनट के बाद सैंपल लिया गया। तो देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक डीएनए है, लेकिन 20 मिनट के बाद देखा गया तो यहाँ पर दो न्यू डीएनए डेवलप हो चुके हैं और दोनों न्यू डीएनए स्ट्रेन जो होती हैं अलग अलग हैं। देखिए एक डीएनए स्ट्रेन क्या है? N14 है। एक डीएनए स्ट्रेन क्या है? N15 है। दूसरा डीएनए स्ट्रेन देखिए यहाँ पर भी एक डीएनए क्या है? N14 है और एक डीएनए क्या है? N15 है। मतलब यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं डीएनए को ऐसे कल्चर मीडिया में रखा गया है जहां पर N14 है और डीएनए स्ट्रेन क्या है? N15 है। दोनों को एक साथ रख के ग्रो कराया गया तो हम देख रहे हैं कि 50% एक डीएनए स्ट्रेन में 50% में N14 है और एक में क्या है? N15 है। मतलब हम कह सकते हैं एक ही डीएनए में दोनों डीएनए स्ट्रेन क्या है? अलग अलग हैं। अब एक डीएनए में अगर दोनों न्यू डीएनए स्ट्रेन अगर अलग अलग हैं तो उसको हम लोग हाइब्रिड डीएनए स्ट्रेन कहते हैं। तो 100% देखिए हमें 20 मिनट में हाइब्रिड डीएनए स्ट्रेन हमें दिखाई दे रहा है। अब सेकेंड सैंपल लिया गया 40 मिनट के बाद, क्योंकि 20 के बाद आता है 20
मतलब 40 मिनट के बाद जब सैंपल लिया गया तो 2 न्यू डीएनए से 4 न्यू डीएनए डेवलप हुए और 4 न्यू डीएनए में से दो जो डीएनए थे वो लाइट डीएनए थे। लाइट डीएनए क्यों थे? क्योंकि यहाँ पर देखो इस डीएनए स्ट्रैंड में केवल N14 है, लेकिन दो जो डीएनए थे, एक डीएनए स्ट्रैंड में N14 था, एक डीएनए में क्या था, N15 था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 लाइट है और 2 क्या है, हाइब्रिड है। अब देखिए हम कह सकते हैं 100% फर्स्ट जनरेशन में हमें हाइब्रिड डीएनए मिला, लेकिन सेकेंड जनरेशन में हमें 50% क्या मिल रहा है, हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड मिल रहा है। मतलब प्रथम पीढ़ी का 50% डीएनए जो होती है नेक्स्ट जनरेशन में हमें दिखाई दे रही है। अब अगर मान के चलो थर्ड जनरेशन देखना है तो थर्ड जनरेशन आएगा 60 मिनट के बाद। तो 60 मिनट के बाद देखेंगे तो क्या होगा, ये 4 से 8 डीएनए बनेंगे। अगर 8 डीएनए बनेंगे जिसमें से 6 डीएनए क्या होगी, लाइट डीएनए होगी और 2 डीएनए क्या होगी, हाइब्रिड डीएनए होगी। अब देखते हैं कि सेकेंड जनरेशन का 50% जो डीएनए होती है, 50% जो हाइब्रिड डीएनए होती है वो न्यू जनरेशन में हमें दिखाई दे रही है। अब फोर्थ जनरेशन अगर चेक करना है तो फोर्थ जनरेशन जो होती है 80 मिनट के बाद आएगी। तो 80 मिनट के बाद क्या होगा, ये 8 डीएनए जो होती है वो 16 डीएनए में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हर 20 मिनट में बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी को डबल कर रहा है। तो फोर्थ जनरेशन अगर चेक करेंगे तो 8 से कितने बनेगा, 16, और 16 डीएनए में से 14 डीएनए क्या होंगे, लाइट डीएनए होंगे और 2 डीएनए क्या होंगे, हाइब्रिड डीएनए होंगे। तो देख सकते हैं कि थर्ड जनरेशन का 50% डीएनए जो होती है वो फोर्थ जनरेशन में हमें हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड हमें दिखाई दे रही है। अगर एक ग्राफ देखा जाए, देखिए फर्स्ट जनरेशन क्या है 100%, हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन में हमें 100% हाइब्रिड डीएनए मिले हैं। लेकिन बात करते हैं सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन आया 20 मिनट में, सेकंड जनरेशन आएगा 40 मिनट में। तो इसका रेशियो क्या होगा, 1:1। 1:1 क्यों? क्योंकि 50% क्या है, 50% क्या है, लाइट डीएनए है और 50% क्या है, हाइब्रिड डीएनए। तो क्या होगा, 1:1। अब नेक्स्ट जनरेशन आएगी 60 मिनट के बाद। 60 मिनट के बाद क्या इनका रेशियो होगा, 1:3। क्यों होगा, क्योंकि 25% हमें हाइब्रिड डीएनए मिलेंगे और 75% हमें लाइट डीएनए मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड जनरेशन का 50%, मतलब सेकेंड जनरेशन में हमें क्या मिला है, 50% हमें हाइब्रिड डीएनए मिला है। तो थर्ड जनरेशन में 50% का 25% हमें क्या मिला, हाइब्रिड डीएनए मिला। अब बात करते हैं हम लोग 4th जनरेशन की, और 4th जनरेशन जो होती है वो 80 मिनट के बाद आएगी। तो इनका रेशियो होगा 1:7। 1:7 क्यों? क्योंकि 12.5% क्या होगा, हाइब्रिड डीएनए होगा और 87.5% क्या होगा, लाइट डीएनए होगा। मतलब देख सकते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन का 50%, थर्ड जनरेशन में हमें 25% हाइब्रिड डीएनए मिला था, लेकिन फोर्थ जनरेशन में देखो 25% का 50% डीएनए मिलेगा। कितने मिलेगा, तो 25% का 50% हमें 12.5% हाइब्रिड डीएनए मिलेगा। तो हम एक एक्सपेरिमेंट से देख रहे हैं कि हर जनरेशन का 50% जो डीएनए होती है वो न्यू जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है। इससे प्रूफ हुआ कि डीएनए डुप्लीकेशन की जो प्रोसेस होती है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से कंप्लीट होती है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कीजिए, क्या हम हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड को अलग कर सकते हैं? तो हाँ, बताना चाहूंगा, हम लोग हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड को अलग कर सकते हैं। इसके लिए एक मेथड है सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता पर अपकेंद्रण कराने से। सीजियम क्लोराइड के सेंट्रीफ्यूगेशन, अगर सीजियम क्लोराइड को अगर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के थ्रू अगर मैं इस हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड को मैं क्या करूं, अपकेंद्रण कराऊं या राउंड कराऊं, तो हम हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन पर जब हम लोग हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड को रखेंगे और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से अगर लोग घुमाएंगे तो देखिए क्या होगा, जितने भी लाइट डीएनए होंगे, लाइट डीएनए मतलब जितने भी N14 वाले डीएनए होंगे वो ऊपर साइड होंगे, और जितने भी क्या होंगे, हाइब्रिड डीएनए मतलब N15 वाले डीएनए होंगे वो नीचे होंगे, और जितने भी हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड होंगे वो क्या होंगे, बीच में होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता पर अपकेंद्रण कराने से हाइब्रिड डीएनए को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सीजियम क्लोराइड? तो सीजियम क्लोराइड एक क्या है, हैवी साल्ट सॉल्यूशन है।
तो ये वीडियो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन याद रहे मिचेल्सन और स्टेहल्स को इतना बेहतर समझाने के बाद भी मान सम्मान नहीं मिला, क्योंकि मिचेल्सन और स्टेहल्स ने केवल सेमी कंजर्वेटिव मेथड को ही फोकस किया है। मिचेल्सन और स्टेहल्स ने ये नहीं बताया कि डीएनए डुप्लीकेशन में एंजाइम का भी इंपॉर्टेंट रोल है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वाटसन और क्रिक थ्योरी। और वाटसन और क्रिक थ्योरी में हम कह सकते हैं कि वाटसन और क्रिक ने ऐसा कौन सा बेहतर टेक्निक यूज किया जिसके लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला। ये वीडियो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। डीएनए डुप्लीकेशन में मिचेल्सन और स्टेहल्स के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। कृपया करके अगर आपको समझ में आया है तो मेरे इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।